अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात थी जिसने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया। उसके बाद PTI ने रियासत मदीना का नारा लगाया। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी ने इस नारे के साथ क्या किया और रियासत मदीना का नारा लगाने वाली PTI किस मकाम पर खड़ी है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के कल्चर को एक फैमिली कल्चर कहा जाता है। PTI के पार्टी के कल्चर का क्या हाल है, ये इन तमाम मुद्दात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर राजा रियाज अहमद साहब, जो कि रुकन कौमी असम्बली भी हैं। राजा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। राजा साहब, ये बताइए कि आपने बड़ा वाइटल रोल अदा किया अपने पीपल्स पार्टी के दौर में। पीपल्स पार्टी में आप सीनियर सूबाई वज़ीर भी रहे, तो दोनों जमातों का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो आप दोनों जमातों में बड़े मुतहरक जो है आपने मकाम हासिल किया और बड़ा वहाँ पे कौमी असम्बली तो में तो नहीं थे आप, लेकिन सूबाई असम्बली के साथ साथ आप सीनियर सूबाई वज़ीर भी रहे, अपोजिशन लीडर भी रहे। अब आप क्या समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी का नारा था रोटी कपड़ा मकान का और इनका नारा है रियासत मदीना का, तो किस हद तक दोनों पार्टियाँ कामयाब रही हैं? जी शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक लंबी हिस्ट्री है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया तो काफ़ी हद तक उसमें गरीब लोगों को प्लाट दिए गए। आज भी भट्टोबादियाँ हर गांव में मौजूद हैं। इसी तरह रोज़गार भी बेशुमार पैदा किया गया और लोगों को रोज़गार मिला, बाहर के मुल्क में लोगों को भेजा गया और लोगों में काफ़ी हद तक खुशहाली आई। जहाँ तक PTI की हुकूमत का तल्लक है, बदकिस्मती से जब PTI की हुकूमत बनी है तो माली तौर पे हुकूमत की इतनी कमज़ोर पोजीशन थी कि हम तकरीबन बैंक करप्ट होने वाले थे और उसके बाद हमारे पे बहुत सी पाबंदियाँ लगने वाली थी माशी तौर पे। उनको संभाला दे रहे थे। अभी उन मामलात से अभी हम बाहर आ रहे थे तो ये कोरोना की मुसीबत जो पूरी दुनिया में वबा फैला है वो पाकिस्तान में भी तेज़ी से फैल रहा है। तो PTI की हुकूमत को 3-4 डिसएडवांटेज हुए हैं। उस वजह से वो डिलीवर नहीं कर सकी PTI की हुकूमत जो इसे करना चाहिए था या जो लोगों की उम्मीद थी। अभी कोरोना ख़त्म होगा तो इसके बाद देखेंगे कि ये PTI के पास कितना टाइम है, माली हालात क्या हैं। कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ है PTI को, मसलन पेट्रोल की मद में बहुत पैसे की बचत हो रही है। इसी तरह जो हमने टैक्स या किस्तें देनी थी दुनिया के बाहर के मुमालिक की, वो काफ़ी हद तक हमें रिलीफ मिल गया है। इसी तरह पैसा भी मिल रहा है हमें। तो वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जब कोरोना ख़त्म होगा तो हो सकता है। रियासत मदीना का जो नारा लगाया था इसमें ये किस हद तक कामयाब हो सके? क्या रियासत मदीना में सानिया साहिवाल जैसे वाक़यात होते थे? जी, रियासत मदीना वाला में मैंने आपको कहा है कि हम उस तरह नहीं कामयाब हो सके। रियासत मदीना के वाले से भी हम उस तरह कामयाब नहीं हो सके। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनमें गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है और बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनको बड़ी संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो PTI की हुकूमत है इसको बदकिस्मती के साथ जिस वक़्त से आई है कोई ना कोई इसके सामने मसला खड़ा ही रहा है और उस मसलों को टैकल करते एक ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अब अल्लाह करे कि PTI की हुकूमत इस मसले में से जब निकले तो इसको और कोई मसला ना आए और ये बेहतर तरीके से डिलीवर कर सके। अच्छा, ऐसा पीपल्स पार्टी और PTI के कल्चर में बुनियादी फ़र्क क्या है? आप पीपल्स पार्टी कल्चर को कहा जाता है कि फैमिली कल्चर है, आप उसमें बड़ा लंबा अरसा आपने पीपल्स पार्टी में गुजारा, अब आप PTI का हिस्सा है, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? PTI जो पीपल्स पार्टी थी वो एक फैमिली थी और उसमें बड़ा एक दूसरे का एहतराम था। वज़रा जो है वो अपने MNA MPA का बहुत ख्याल रखते थे, उनके मसले को अपना मसला समझते थे। लेकिन बदकिस्मती के साथ PTI में हर किसी ने अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है और ख़ास तौर पे जो वज़रा हैं, चाहे वफाकी हो या सूबाई हो, उनका रवैया MNAs MPA के साथ इस तरह है कि जिस तरह वो इनके वाकिफ़ ही नहीं है, इनको जानते ही नहीं, या उनका काम करना वो जो वज़रा हैं वो MNA MPA का काम करना, अगर मैं ये लफ्ज़ कहूँ
तो बेहतर होगा कि वो MP और MNA का काम करना जो वफाकी वज़रा हैं या सूबाई वज़रा, वो गुनाह समझते हैं और तैयार करके सुबह से घर आते हैं कि हमने किसी का काम नहीं करना। अच्छा, ये बहुत बड़ा फ़र्क है PTI और वो अरकान असम्बली का काम करने को मुनासिब नहीं समझते, बिल्कुल मुनासिब नहीं समझते, बल्कि वो समझते हैं कि अगर किसी MNA या MPA का हमने काम कर दिया तो पता नहीं हमसे कितना बड़ा गुनाह हो जाना, शायद गुनाह कबीरा हो जाएगा अगर हमने काम कर दिया किसी भी रुकन असम्बली का। हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि चीनी स्कैंडल में जहांगीर चीन साहब का जो मामला हुआ और बाद में खुसरो मुख्तियार के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया, इसको पार्टी के जो कायदीन हैं या पार्टी में जो प्रेशर ग्रुप है वो किस तरह देखता है? देखिए जी, इसमें मैं समझता हूँ कि बड़े डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ तो जहांगीर तरीन साहब को कई वजूहात पे की वजह से, ब्यूरोक्रेसी की वजह से उनको गलत निशाना बनाया जा रहा है, वो उनको सज़ा दी जा रही है जो उनकी है नहीं। सब्सिडी जो है वो CAC ने मंजूर की, उसके बाद वफाकी कबीना ने मंजूर की, उसके बाद पंजाब हुकूमत ने दी। तो जिन लोगों ने सब्सिडी दी है उनके खिलाफ अगर कोई गलत काम हुआ भी है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और दूसरा, जिस तरह आपने कहा है कि खुसरो मुख्तियार साहब पे तो किसी किस्म का कोई एक्शन या उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सारा जो वजन है वो जहांगीर तरीन साहब पे डाला जा रहा है। उसका कहते हैं कि भाई की थी, हालांकि भाई को मुराद देने वाले में तो वो शामिल थे ना खुसरो साहब। अच्छा, ये बताइएगा कि जो PTI की नॉन इलेक्टेड अक्सर जो है लोग नॉन इलेक्टेड हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये किस हद तक परफॉर्म कर सके हैं अपने माशरत के इशू पे, कोरोना के इशू पे और दीगर जितने इशूज़ हैं मुल्क की माशरत के हवाले से? आप क्या समझते हैं इनकी परफॉर्मेंस को, आप कैसे रेट करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जितने नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनको अपने गोशवारे जमा करने चाहिए और अपने जो उनकी मलकीत चीज़ें हैं वो ज़ाहिर करनी चाहिए। इसके साथ साथ उनकी शरीयत का भी पता करना चाहिए। अगर उनकी दोहरी शरीयत है तो फिर उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान के वफादार हैं या जिस मुल्क का उन्होंने हलफ उठाया हुआ है उसके वफादार हैं। अगर उन्होंने उस मुल्क का हलफ उठाया हुआ है और कहा हुआ है कि हम इस मुल्क के साथ वफादार रहेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको फारग करना। अभी समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास दोहरी शरीयत जी, बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनके पास। अच्छा जी, आपने ये देखें कि PTI अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही, चैलेंज सख्त हो रहे हैं, अवाम मायूस हो रही है, तो इन हालात में आप जो इलेक्टेड लोग हैं वो किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है उन्हें? जी, हमें शदीद प्रेशर है इस वक्त अवाम का, महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और लोग हमसे डेवलपमेंट के लिए काम कहते हैं क्योंकि लोगों को आदत पड़ी हुई है। पहले दौर में बहुत ज़्यादा MP MNA के मार्फत डेवलपमेंट होती थी, अब हम डेवलपमेंट नहीं करा पा रहे, सीवरेज का काम नहीं करा रहे, बिजली नहीं लगवा पा रहे, गैस नहीं लगवा पा रहे। तो इस वजह से हम पे बहुत प्रेशर है और हमें लोगों इस वक्त लोग हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं। हमारे हलकों के लोग इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि लोग हमसे खुश हैं, लोग हमसे नाराज़ हैं और अल्लाह करे कि इलेक्शन से पहले कोई मामलात बेहतर हों ताकि लोगों की जो हमसे उम्मीदें हैं हम उन पर पूरा उतर सकें। आप ये समझते हैं कि अगर इस वक्त इलेक्शन होता है, PTI की पोजीशन इस हवाले से कमज़ोर है, शायद PTI वो रिज़ल्ट हासिल ना कर सके जो इस हिसाब का इलेक्शन मिले? जी, इस वक्त जो मुल्क के मसाइल हैं और जो कोरोना के हवाले से, जो मुल्की मैशत के हवाले से कारोबार बंद है, तो लोग हमसे सख्त नाराज़ हैं और 2018 वाला रिज़ल्ट अगर इस वक्त इलेक्शन होते हैं तो PTI हासिल नहीं कर सकेगी। मतलब PTI हार जाएगी? PTI वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकेगी। अच्छा जी, कर्जा ना लेने का नारा लगाया गया था, फिर उस पर भी कामयाब नहीं रह सके आप, ये क्या पॉलिसी है? ये तो जो किचन कैबिनेट है उसको सोचना चाहिए कि एक कौम से वादा किया गया था और उस पर फिर हमें रिव्यू करना पड़ा और उसकी मजबूरियां बहुत सी हैं और उसमें जो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर हम ये कर्ज़े ना लेते तो हम शायद बैंकरप्ट हो जाते, पूरी दुनिया में हमारे कारोबारी ज़रात को अपना माल बेचना मुश्किल हो जाता और हम माली तौर पे और ज़्यादा बहरान में जा सकते थे। तो मेरे ख्याल में तो अगरचे ये कहा गया था कर्ज़ नहीं लेंगे, इस कर्ज़ को लेना ज़रूरी था, बल्कि इसमें देर की गई, इसको पहले कर्ज़ को लेना चाहिए था
और इस अगर पहले कर्ज लिया जाता तो जितने शदीद मुश्किलात से हम गुजरे हैं शायद उतना ना गुजरना पड़ता। राय साहब, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर किधर हैं? ये तो एक सवालिया निशान है। अगर इन मसाइल से निकलेंगे तो फिर शायद इसका मैं कोई जवाब दे सकूं। प्रेशर ग्रुप की खबरें आ रही हैं, आपसे भी किसी प्रेशर ग्रुप ने रब्ता किया जो पीटीआई में बन रहा है, जिन लोगों को नज़रअंदाज किया गया, नॉन इलेक्टेड लोगों को लाया गया, इलेक्टेड लोगों को नज़रअंदाज किया गया, एक प्रेशर ग्रुप जो बन रहा है, आप क्या समझते हैं उस बारे में? मैं समझता हूँ कि अभी तक तो मेरे नहीं लम्हे कोई प्रेशर ग्रुप बन रहा है। सब लोग इमरान खान साहब के साथ हैं और मुख्तलिफ दोस्त जो इलेक्टेड लोग हैं वो खान साहब से, मैंने ख़ुद खान साहब से ये बात की थी कि जो MNAs हैं उनको फ़ंड्स मिलने चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके हल्के के मामलात जो हैं वो अच्छे तरीके से देखे जाने चाहिए। उन्होंने मेरे साथ वादा किया था कि ये कोरोना ख़त्म हो तो इस बारे में संजीदगी से नोटिस लेते हैं और इन तमाम मामलात को हल कराते हैं। राय साहब, आप पीपल्स पार्टी में सीनियर सूबाई वज़ीर थे, अपोजिशन लीडर भी रहे और एक बड़ा अहम मकाम था आपको पीपल्स पार्टी मिला हुआ। आपने फिर कहा जी कि उससे मुलाकात नहीं होती थी और हाई जो कमान थी मरकज़ी क़यादत वो टाइम नहीं देती थी और दीगर इशूज़ थे, आपने पार्टी छोड़कर पीटीआई ज्वाइन कर ली? नहीं, मेरा किसी से इशू नहीं था। मेरी सिर्फ थोड़े इख्तलाफात हुए थे मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा से और उस वजह से फिर वो इख्तलाफ बढ़े और उस वजह से फिर मैंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा था और मेरा किसी के साथ कोई ठीक है। उस आपने मोहतरमा फ़रियाल तालपुर की वजह से पीपल्स पार्टी छोड़ दी। अब आपके इस जो है पीटीआई क़यादत में भी आपको साइलेंट किया गया, आप इलेक्टेड मेंबर हैं, आप पुराने सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं फैसलाबाद के, आपको वजारत नहीं दी गई। एक नया जो है इलेक्टेड मेंबर कौमी असम्बली का बना, उसे पार्लियामेंट लीडर बनाया गया रेलवे का, और हम ये शायद फैसलाबाद के लोग ये समझते हैं कि आपको नज़रअंदाज किया गया या आपने ख़ुद को साइडलाइन कर दिया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तो मुझे भी बनाया गया था पेट्रोलियम का, लेकिन जिस तरह आपने खुद कहा है कि मैं सीनियर आदमी हूँ और पंजाब की बहुत सीनियर पोस्टों पे रह चुका हूँ, इसलिए मैंने ख़ुद रिज़ाइन कर दिया था। और पार्टी लीडर का शिप का फ़ैसला होता है, इमरान खान साहब का जो भी फ़ैसला है मुझे मंजूर है। इशू वजारत का नहीं है, इशू ये है कि लोगों के मसाइल हल होने चाहिए और लोगों से हमने जो वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी चाहिए, हमें अपनी पार्टी को और मजबूत करना चाहिए, हमें पार्टी की मजबूती के लिए जो इक़दामात हैं वो तेज़ी से करने चाहिए। वर्कर को नज़रअंदाज किसी सूरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्कर जो होता है वो किसी भी जमात का रीढ़ की हड्डी होती है। और इस दौर में जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जो वर्कर है वो नज़रअंदाज हो रहा है। तो उसको खान साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वर्कर्स को, हर ज़िले के वर्कर्स को मिलें, उनकी ये कोरोना से फारो के उनकी बातें सुने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हर रोज़ वर्कर्स का जलसा करते थे और उनकी बातें सुनते थे। तो वर्कर्स के साथ खान साहब को राब्ता मजबूत करना चाहिए, उससे पार्टी ज़्यादा मजबूत होगी। राय साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है और आम हलकों में ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन का साल, शायद इस साल इलेक्शन हो जाए या इन हाउस तब्दीली आ जाए, आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो कोरोना है, अल्लाह करे हमारी कोरोना से जान ख़त्म हो, कोरोना मुल्क से ख़त्म हो, उसके बाद सियासी एक्टिविटी शुरू होगी, उसके बाद कोई आप इस बारे में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। अभी तो हम एक वबा में फंसे हुए हैं और हर आदमी इस कोशिश में है कि अल्लाह करे किसी न किसी तरीके से हमारी इस वबा से। सर, पीटीआई ने अवाम की रिलीफ के लिए अभी तक क्या किया है, मुख्तसर क्या बयान करेंगे? अभी एक बहुत बड़ा सास प्रोग्राम पाकिस्तान में चला है। ये तो कोरोना के बायस हो गया ना, इसके अलावा कोई बात? इसके अलावा अभी आपको बताया कि माशी तौर पे इतने मसाइल हैं और कोरोना की वजह से और बड़े हैं, तो सास प्रोग्राम हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम एक चला है पूरे मुल्क में। इसके अलावा अभी तक हम कोई इतना लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। एहतसाब के अमल को आप किस नज़र से देखते हैं? एहतसाब किया जा रहा है, लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, कुछ की इंक्वायरी चल रही हैं, तो आप सारे इस सिनेरियो को किस विजन से देखते हैं? मैं समझता हूँ एक तो एहतसाब जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और दूसरा मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह एहतसाब होना चाहिए था या जिस तरह लोगों से रिकवरी होनी चाहिए थी या जो खान साहब का प्लान था
कि लोगों से पैसा निकाला गया, जिस तरह सऊदी अरब वालों ने निकाला है, उस तरह हम करप्ट लोगों से पैसा लेने में कामयाब नहीं हुए। मतलब आप क्या कहने का मतलब कि एहतसाब के अमल से जो मतलूबा नतीजे हासिल होने चाहिए थे वो नहीं हासिल हुए, और उसको नताइज को हासिल करने के लिए नीट एंड क्लीन और सख्त तरीन एहतसाब होना चाहिए था, जो कि नहीं हो सका। जो नताइज हासिल करने के लिए नीट एंड क्लीन और सख्त एहतसाब होना चाहिए था, जिसके ज़रिए मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस होती, और इसके साथ साथ जो लोगों को तवक्कुआत थी PTI से, वो तवक्कुआत भी हासिल नहीं हो सकी। इसकी वजह से ख़ास तौर पर जो इलेक्टेड मेंबरान हैं वो परेशान हैं। उन्होंने लोगों से वोट लेके वो आए हैं, और लोग जब उनके मसाइल हल नहीं होते लोग उनके पास आते हैं। इस वजह से इलेक्टेड मेंबरान जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं कि वो जाएँ तो किधर जाएँ। अगर हुकूमत के पास जाते हैं तो उनके अपने मसाइल हैं, अवाम के पास आते हैं तो अवाम तो ये कहती है कि हमारे मसाइल हल होना चाहिए, हमें इससे कोई नहीं कोरोना आ गया, हमें इससे कोई नहीं कि आपने कर्ज देना है, या दीगर मुआशी मसाइल क्या हैं। डॉलर की कीमत जो है राय साहब बढ़ गई, 110 से 160 पर चलेगी। इस पे क्या PTI की क़यादत के हवाले से आप क्या कहेंगे? डॉलर जो है ये मसनूई तरीके से रोका हुआ था पिछली हुकूमत ने, और इसको मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने वाकई रेट बहुत बड़ा है, लेकिन वक्ती तौर पे तो ये हमें बहुत महसूस हो रहा है। लेकिन जो ज़्यादा लोग इसको समझते हैं वो कहते हैं कि इससे हालात बेहतर हो जाए। आम आदमी को तो इससे आम आदमी को इसका नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं। डॉलर की कीमत बढ़ने का आम आदमी को नुकसान पहुंचा है, महंगाई बढ़ी है। इसके साथ साथ जो एहतसाब के अमल पे सवाल उठ रहे हैं, और दीगर जो चीनी स्कैंडल की बात की जाए तो चीनी स्कैंडल में भी दोहरा स्टैंडर्ड अपनाया गया। इसके साथ साथ PTI का कल्चर जो है, पार्टी कल्चर, उसका फ़र्क है। पीपल्स पार्टी का जो पार्टी कल्चर है उसके फैमिली कल्चर कहा जाता है। इन तमाम बात पर राजस्थान में बड़ी खुलकर बात की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।